92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जिंदगी खूबसूरत है। मुरादाबाद के मौसम में तपिश बढ़ने लगी थी। अलसाई दोपहरों में सड़क पे भीड़ और शोर दोनों कम होने लगे थे, लेकिन हुसैनपुरा के उस सरकारी स्कूल से बच्चों के पढ़ने और खिलखिलाने की आवाजें अब भी पहले जैसी ही थीं। स्कूल के सामने वाली सड़क से लेकर अगले मोड़ तक कभी दो का पहाड़ा गूंजता, कभी महीनों के नाम। ये आवाज आने वाले कल के हिंदुस्तान की आवाज थी। वो हिंदुस्तान जो टाट पे बैठकर मंगल पर पहुंचने के सपने देखना सीख रहा था, और उन्हें ये सपने दिखाती थी रागिनी। 23 साल की रागिनी एक एनजीओ के प्रोजेक्ट के तहत इस स्कूल में पढ़ाती थी। अभी 1.5 साल ही हुए थे उसे लखनऊ से मुरादाबाद आए। अपना शहर छोड़कर अजनबी शहर आई थी क्योंकि वो कुछ बदलना चाहती थी। लेकिन ये शहर उतना भी अजनबी नहीं था। 3 साल की ट्रेनिंग के लिए जब वो यहां आई थी तो शहर की इमारतें उसे यूं देखती थीं कि जैसे गांव में कोई नया शख्स देखा जाता है। लेकिन छोटे से वक्त में ही शहर ने रागिनी को अपना लिया था, या शायद रागिनी ने शहर को। उसे बच्चों का साथ बेहद पसंद था। शायद इसीलिए वो बच्चों की तालीम के लिए काम करने वाले इस एनजीओ के साथ जुड़ी थी। चलो सब लोग जल्दी से कॉपी निकालो, और हां, आज स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इरम, तुम क्या हंस रही हो? है, चलो कॉपी निकालो। बच्चों को पढ़ाते वक्त रागिनी जरा सख्त होने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी तनी हुई त्योरियों के पीछे से मुस्कुराहट झांक ही लेती। वैसे तो वो सब बच्चों की फेवरेट थी, लेकिन 7 साल की इरम से रागिनी को कुछ ज्यादा ही लगाव था। इरम के माँ बाप जो नहीं थे, रागिनी की एनजीओ ही उसकी देखरेख करती थी। इरम के लिए रागिनी सिर्फ टीचर नहीं, उसकी बड़ी बहन भी थी। दरअसल रागिनी थी ही ऐसी, जिंदगी से भरी, खुशमिजाज। स्कूल के सब टीचर्स भी रागिनी को बहुत पसंद करते थे। जहां बैठ जाती माहौल खुशनुमा हो जाता। सबकी जबान पे रागिनी का नाम होता। लेकिन एक नाम, एक जिक्र, एक चेहरा रागिनी के जहन में भी था, जिसे याद करके उसकी आंखों की चमक कुछ और बढ़ जाती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जिंदगी खूबसूरत है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी एक एनजीओ के प्रोजेक्ट के लिए मुरादाबाद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। वो खुश मिजाज है और हंसना हंसाना उसकी आदत है। लेकिन एक नाम है जिसे सुन के वो ख्वाबों के खूबसूरत सफर पे निकल जाती है। कौन है ये शख्स? सुनते हैं आगे। रागिनी की कत्थई आंखों में भी एक चेहरा था। उसकी जुबान की जुम्बिश में एक कांपता हुआ नाम था, वैभव। हां, यही वो नाम था जिसे सुनकर उसकी मुस्कुराहट बढ़ जाती थी। दरअसल इश्क था उसे वैभव से, और वैभव भी उसे बहुत चाहता था। वो नया नया इश्क था, जैसा सबको होता है ना कभी ना कभी। वो इश्क जब किसी का नाम सुनते ही मन के ठहरे खामोश पानी में कोई कंकड़ उछाल देता है, जब आंखों में सपने पलते हैं, जब हसरतें मुस्कुराती हैं, जब अकेले में भी अकेले होना नामुमकिन हो जाता है। वैभव मुरादाबाद में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था। उसकी जिम्मेदारी ब्लॉक के तमाम स्कूलों की देखरेख की थी। इसी सिलसिले में कई बार उसका हसनगंज के इस स्कूल में आना जाना होता था। रिश्ते बनाने में मुलाकातें थोड़े गिनी जाती हैं। चंद मुलाकातों में उनकी नजरों ने रिश्तेदारी कर ली, और एक नाजुक लम्हे में उन दोनों ने दुनिया की भीड़ में एक दूसरे का हाथ खामोशी से थाम लिया था, हमेशा हमेशा के लिए। हर इश्क की दास्तां अपनी जैसी अकेली होती है। जैसा इश्क हम करते हैं वैसा उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया होता है।
वो दोनों भी इश्क की पगडंडियों पर हाथ थामे चांद के पार जाना चाहते थे। रागिनी और वैभव संडे को सदर बाजार की कॉफी शॉप में घंटों आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखें पढ़ते रहते। जाने कितना कुछ था पढ़ने को। नए नए इश्क में सुनाने के लिए काफी किस्से होते हैं, उनके पास भी थे। कॉफी के 3-4 कप कब खाली हो जाते पता ही नहीं चलता। बात करते करते वैभव रागिनी के हाथ पे अपना हाथ रखता तो रागिनी के अंदर बहुत कुछ पिघलने लगता। वो दिन, वो वक्त, वो दौर, सब कुछ हसीन था, यादगार था। वैभव का संजीदा चेहरा रागिनी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना था। लेकिन इश्क की किताब के अगले सबक से वो दोनों अनजान थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जिंदगी खूबसूरत है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रागिनी एक एनजीओ प्रोजेक्ट के तहत एक स्कूल में पढ़ाती है। वो बेहद खुश मिजाज है। इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वैभव से चंद मुलाकातों के बाद ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्या मोड़ लेगी उनकी दास्तां, सुनते हैं आगे। शहर की दीवारें चुनावी पोस्टरों से पटने लगी थीं। असेंबली इलेक्शंस में ज्यादा वक्त नहीं था। इलेक्शन में वैभव की ड्यूटी लग गई थी। शायद इसीलिए वैभव और रागिनी के बीच मुलाकातों का सिलसिला कम होने लगा था। लेकिन रागिनी समझदार थी। वो वैभव की मजबूरी समझती थी, इसलिए उदास नहीं थी। इधर कुछ दिनों से वो खुद भी तो बिजी रहने लगी थी। दरअसल नन्ही सी बच्ची इरम की तबीयत कुछ खराब थी। उसे सीने में दर्द की शिकायत थी। रागिनी सुबह से दोपहर तक स्कूल में क्लास लेती और फिर शाम को इरम को देखने एनजीओ के ऑर्फनेज चली जाती। हाँ, दिन में कई बार वो वैभव को कॉल करती। वो कभी कभी कॉल उठा लेता, कभी कभी नहीं भी उठाता। दुनिया में किसी रोज जब टूटे हुए रिश्तों की अदालत लगाई जाएगी तो कटघरे में सर झुकाए वक्त खड़ा होगा। हाँ, वक्त, ये वक्त ही तो है जो रिश्तों के बीच फासलों की खाई बढ़ा देता है। वक्त की कमी वैभव और रागिनी के रिश्ते में भी उदासियां बिखेरने लगी थी। रागिनी का खुश मिजाज चेहरा मुरझाने लगा था। हालांकि वो जानती थी कि यह कुछ दिनों की ही बात है, लेकिन फिर भी वैभव को अपना सब कुछ मान चुकी रागिनी उसके बगैर अधूरा महसूस करने लगी थी। ख्वाब और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं होता। ख्वाब जब तक चलता है, हकीकत ही लगता है। रागिनी का इश्किया ख्वाब धीरे धीरे हकीकत की धूप से टूटने लगा था, क्योंकि कुछ दिनों से रागिनी ने महसूस किया था कि वैभव उतना बिजी था नहीं जितना वो बताता था। तो वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई? रागिनी के मन में ऐसे तमाम सवाल दिन भर गूंजते। बार बार फोन क्यों करती हो यार? कहां ना बिजी हूं, विल कॉल यू बैक। उस दिन भी वैभव ने गुस्से में फोन काट दिया। नाइत्तेफाकियां बढ़ने लगी थीं। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए, इलेक्शन भी खत्म हो गए, लेकिन वैभव के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। बुद्धा मार्केट में खाली खाली कदमों से अकेले टहलते हुए रागिनी सोचती रहती कि आखिर हुआ क्या है? क्यों एक पल में वैभव इतना बदल गया? शायद मन के किसी कोने में वो ये जान गई थी कि इश्क के खुशनुमा दिनों की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन इस ख्याल से भी वो अंदर तक कांप जाती। वैभव हर रोज कोई न कोई बहाना बना के मिलने के लिए मना कर देता था। रागिनी उदास हो गई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गुम थी। उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। वो किसी तरह खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। स्कूल और नन्ही इरम की तीमारदारी करते करते वो मुस्कुराना भूल ही गई थी। उसके साथी टीचर्स और स्कूल के बच्चे उसके बर्ताव में आए बदलाव से हैरान थे। हर वक्त मुस्कुराने वाली रागिनी अब उदासियों में खोई रहती थी। दरअसल उसकी मुस्कुराहटें, उसकी खुशी, उसके ख्वाब
सब वैभव पे निर्भर थे और फिलहाल मुस्कुराना मुमकिन नहीं था। हसनगंज के उस स्कूल में भी उदासियां घुलने लगी थीं। हेलो रागिनी, कैसी हो? वैभव की आवाज में आम दिनों से कुछ ज्यादा संजीदगी थी। मैं ठीक हूं वैभव, कहां हो तुम? हुआ क्या है आखिर? रागिनी, मुझे मिलना है आज शाम, वैभव ने कहा। मिलना तो रागिनी को भी था, लेकिन इस रूखे लहजे में वैभव ने पहली बार रागिनी से बात की थी। शाम को उसी पुराने कॉफी हाउस में आमने सामने बैठे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। न जाने कितने दिनों बाद रागिनी के चेहरे पे खुशी थी। वैभव उसकी आंखों में देख रहा था और पढ़ रहा था मोहब्बत की वो तहरीरें जिनके हर सफ़े पे उसी का नाम था। लेकिन रागिनी को वैभव की आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। आई एम सॉरी बट आई वॉन्ट टू पुट दिस स्ट्रेट। रागिनी, आई एम इन लव विद समवन एल्स। एक्चुअली वो मेरी डिपार्टमेंट की है, काफ़ी ऊंची पोस्ट पे है। पापा भी चाहते हैं कि हम शादी कर लें, तो यू नो। रागिनी ने जो सुना था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया में तूफान आ गया था। उसके ख्वाबों के आशियां के तिनके तिनके यहां वहां उड़ रहे थे। वैभव ने एक ही सांस में इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी थी। जब किसी एक शख्स पे आपकी सारी खुशियां, सारे ख्वाब निर्भर होते हैं, तो उनके टूटने की गुंजाइश भी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो चला गया। आंसुओं से भीगी रागिनी को तन्हा छोड़कर किसी और के हाथों की लकीर हो गया था वो। रागिनी अंदर से खाली हो गई थी। उसकी रूह तो वैभव अपने साथ ही ले गया था। छलनी एहसास से तड़पती रागिनी को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। एक एक सांस भारी लग रही थी। टूटे हुए ख्वाबों की किरचें आंखों में लिए वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। जिंदा रहना मर जाने से ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो वाकई मर जाना चाहती थी। कुछ देर बाद रागिनी घर पहुंची। दीवारों पे लगी वैभव और उसकी तस्वीर देख के वो खूब रोई। सारे तोहफों को आग लगा दी। घंटों अंधेरे कमरे में उदास बैठी रोती रही, बस रोती ही रही। उसका गम धीरे धीरे पागलपन की हद को छू रहा था। उसके इरादे खतरनाक थे। तभी उसने वो फैसला लिया जो बेहद डरावना था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जिंदगी खूबसूरत है। इस कहानी में अब तक आपने सुना रागिनी और वैभव इश्क के नाजुक धागे से बंधे हैं, लेकिन इस बीच वैभव अपने परिवार के दबाव के चलते किसी दूसरी लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाता है। वो रागिनी से सॉरी कहता है और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। रागिनी अब अकेली हो गई है और वो फैसला करती है एक खतरनाक कदम उठाने का। सुनते हैं आगे। वो अंधेरा कमरा खामोशी से गूंज रहा था। उलझे बालों में फर्श पे बैठी रागिनी के चारों तरफ खतों के टुकड़े और टूटे हुए फ्रेम थे। कमरे का सामान बिखरा था, जैसे कोई तूफान आया हो। देखा जाए तो रागिनी के पास अब भी वो सब था जो खुश रहने के लिए जरूरी है। मनचाही नौकरी, जान छिड़कने वाले घर वाले, हंसने हंसाने वाले दोस्त यार, सब कुछ। लेकिन एक शख्स के चले जाने से जैसे इन खुशियों के कोई मायने नहीं रह गए थे। सब कुछ बेमतलब, बेमायने था। वो सर झुका के कुछ देर कुछ सोचती रही और फिर सर उठा के छत पे लटकते पंखे को घूर के देखा। शायद वो फैसला कर चुकी थी, खुदकुशी का फैसला। जिस्म से रूह निकल जाए तो क्या बचता है?
वैभव उसकी रूह तो ले ही गया था, जिस्म वो फना कर देना चाहती थी, जैसे जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं था। मुस्कुराने की कोई वजह बची ही नहीं थी। उसने बुक शेल्फ के पास रखे स्टूल को खींचा, पंखे के ठीक नीचे रखा और उस पे खड़ी हो गई। कमरे में बिखरा सामान उसे अब भी हैरानी से ताक रहा था। जमीन पे बिखरी किताबों के लफ्ज चीख रहे थे। दीवार पे लगी घड़ी उस वक्त को रोक लेना चाहती थी। वो एक बेहद भयानक मंजर था। रागिनी ने अपने गले में पड़ा दुपट्टा पंखे पे डाला, जैसे वो किसी खुमारी में थी। दुपट्टे का फंदा बनाया और एक आखिरी बार स्टडी टेबल पे रखे फोटो फ्रेम में मुस्कुराते हुए माँ बाबूजी को देखा और फपक फपक के रोने लगी। फिर गालों पे लुढ़कते आंसुओं को पोंछा और कांपते हाथों से फंदा गले में डाल लिया। वो मौत और जिंदगी के बीच का कोई वक्त था। जिंदगी मौत से बस एक कदम के फासले पे थी। रागिनी स्टूल से कूदने और दुनिया को अलविदा कहने वाली थी। उसने अपना पूरा वजन जुटाया और स्टूल से कूदने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी कमरे में उसके मोबाइल फोन की रिंगटोन गूंजने लगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जिंदगी खूबसूरत है। इस कहानी में अब तक आपने सुना वैभव की बेवफाई के बाद रागिनी टूट जाती है और खुदकुशी करने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। क्या होगा कहानी का अंत, सुनते हैं आगे। कमरे में पसरे डरावने सन्नाटे को चीरते हुए फोन बजे जा रहा था। रागिनी ने देखा फोन उसकी एनजीओ के ऑर्फनेज से था। उसने गर्दन से दुपट्टा हटाया और स्टूल से उतर गई। 2 पल बाद फिर से मरने का इरादा लिए। हेलो, कौन? फोन पे एनजीओ के मैनेजर दुबे जी ने बताया कि नन्ही इरम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे सिविल अस्पताल ले जा रहे हैं, हालत सीरियस है। कुछ आधे घंटे में ही रागिनी अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां एनजीओ के और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रागिनी लॉबी के पास कुर्सी पे बैठ गई। उसके जहन में तमाम ख्याल टकरा रहे थे। कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसने तमाम लोगों को वहां से आते जाते देखा। अस्पताल में यहां वहां फिरते थके, उदास, मायूस चेहरे। उनमें से ज्यादातर गरीब थे। जिस्म पे अच्छे कपड़े नहीं थे, शायद पेट भी खाली हो, लेकिन दूर दराज से आए उन लोगों की आंखों में जिंदगी की ख्वाहिश टिमटिमा रही थी। डॉक्टरों के आगे पीछे हाथ जोड़े गुजारिशें कर रहे थे। इश्क मोहब्बत का ख्याल तो शायद कभी जहन से गुजरा भी नहीं होगा। कोई उन्हें चाहे या ना चाहे, कुछ रहे या जाए, उनके लिए बस जिंदगी ही पहली और आखिरी शर्त थी, बाकी सब फजूल। जिंदगी क्या इतनी कीमती होती है? यह ख्याल रागिनी के जहन को छू गया। जिंदा रहना इतनी बड़ी नेमत है और मैं उसके लिए जिंदगी हार रही हूं, मरने जा रही हूं। जो उसे एक लम्हे में बहुत ताकत थी। कभी कभी एक छोटे से पल के सामने जिंदगी भर का तजुर्बा कम पड़ जाता है। उसका नजरिया बदलने लगा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलने से रागिनी का ध्यान टूटा। एक जूनियर डॉक्टर तेज कदमों से दूसरी तरफ जाने लगे। एनजीओ के मैनेजर दुबे जी ने उनके साथ साथ चलते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, इरम ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, देखिए ऑपरेशन चालू है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस दौरान और खून की जरूरत है। क्या आप में से कोई खून दे सकता है जिसको शुगर वुगर ना हो, जॉन्डिस ना हुआ हो, हेल्दी हो? कुछ देर बाद अस्पताल के ब्लड कलेक्शन रूम में रागिनी लेटी थी। ब्लड डोनेट कर रही थी। एक पतले पाइप से होते हुए पास रखी थैली में गाढ़ी लाल बूंदें टप टप करके गिर रही थीं। वो कीमती बूंदें जिंदगी की थीं।
रागिनी के चेहरे पे एक सुकून था। वो तय कर चुकी थी कि अब अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगी, नई जिंदगी शुरू करेगी, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।